Hello everyone, welcome back to Fly Academy. I am Poonam Borikar and today we are going to discuss the further part related to the gravitation. अभी तक मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस दी हूँ ग्रेविटेशन के, आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने पहले के पूरे टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हूँ। स्टार्टिंग वाले पूरे टॉपिक्स वहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आज का टॉपिक है अर्थ gravitational acceleration. So see, आपने न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ. सो व्हाट न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट इफ यू आर अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट देन दैट ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेट. अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो बॉडी एक्सेलरेट होने वाली है. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड लॉ, what we get, if you are acting any force on the body or you are applying any force on the body, then that object having the mass m will get accelerated. Then you will get the formula F is equal to m into a. That is, F is a force, m is the mass of the object and a is the acceleration. Okay, this is the Newton's second law. So अभी देखो, अर्थ के पास भी एक फोर्स है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अर्थ के पास भी फोर्स है. वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो अभी क्या होने वाला है, अगर ऑब्जेक्ट एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फॉर एग्जांपल अर्थ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, तो उसने समझो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस किया है, तो क्या होने वाला है, उस पर एक एक्सेलरेशन एक्ट होने वाला है. दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट दी अर्थ का एक्सेलरेशन रहेगा. उसको बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. वही है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मतलब बस ये जो ए है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? जी से. मतलब आपका जो फोर्स अर्थ का फोर्स, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी ऑफ द बॉडी, देन यू विल गेट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू जी. मतलब ये आ गया अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ. ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आपको मिलता है F इज इक्वल टू m इंटू जी. जैसे क्या होता है, अगर आप कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट होती है. वो वैसे ही अगर अर्थ का कोई फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है तो बॉडी क्या होगी? एक्सेलरेट होगी. और वो एक्सेलरेशन को बोलते हैं अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर ये जी, स्मॉल जी को भी एक नाम है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी. ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट किया जाता है. अभी देखो, अर्थ का जो फोर्स है, वो कहाँ पे डायरेक्टेड है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताई हूँ. इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये वीडियोस को लाइक कीजिए. सो अभी देखो, अगर आपको मैंने इसमें बताई हूँ, फर्स्ट वीडियो, आई थिंक माय फर्स्ट वीडियो में आपको बताई हूँ कि अर्थ का जो फोर्स है वो उसका एक डायरेक्शन होता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग, एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. उसी तरह क्या होता है, अगर अर्थ के फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायरेक्शन कैसे रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. मतलब अर्थ के फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, वर्टिकली डाउनवर्ड है. कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वर्टिकली डाउनवर्ड गिरेगा. वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी का अगर आपको डायरेक्शन पता रहना है तो दैट इज डिपेंड ओनली on अर्थ फोर्स के अर्थ के पास जो फोर्स है उस पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि अर्थ के फोर्स का भी डायरेक्शन क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है. तो जी का भी डायरेक्शन क्या रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. अभी आपको पता है एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है? आपको स्केलर और वेक्टर तो पता है, जिसमें से क्या है? एक्सेलरेशन डिपेंड्स बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. सो क्या है एक्सेलरेशन? कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर
वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कौन सी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। आपको पता है कि वेक्टर मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट इन्वॉल्व द डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। और लेकिन इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है, वहां पे दोनों भी रहता है, डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड दोनों भी रहता है। तो ए जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आपने क्या पढ़े हो, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ से आपको फॉर्मूला मिलता है F = ma, बस ए को रिप्लेस करो, ए जैसा आपका एक्सेलरेशन था, ए को अपने जी से रिप्लेस कर दिया, वो ही जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज जब आप फोर्स एक्सर्ट करते हो कोई भी बॉडी पे, फोर्स अप्लाई करते हो कोई भी बॉडी पे, तो क्या हो रहा है, बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट होती है। वैसे ही अगर अर्थ का कोई फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी पे, तो वहां पे भी एक बॉडी एक्सेलरेट होगी, लेकिन वो एक्सेलरेशन को ही नाम क्या दिया है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायरेक्शन अर्थ के फोर्स के डायरेक्शन के बराबर है। जैसे अर्थ का फोर्स क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर है एंड वर्टिकली डाउनवर्ड, वैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे जी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो अभी अपन देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या आता है, उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ओके, चलो वो उसका डेरिवेशन देखते हैं। Now we will see the derivation of small g, that is, and what is the value of g on the surface of the earth. So पहले आप एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला अपने वहां पे डिराइव किए हैं, जिसमें क्या हो रहा है, और जो फोर्स एक्ट करता है उसका अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है। सो यहाँ पे आप लिखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको कौन सा फॉर्मूला आने वाला है? F = कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, this is the mass of the earth, small m is the mass of the object, upon r square, that is the distance between the object and the earth. So this is the formula of according to the Newton's universal law of gravitation. Okay, now according to Newton's second law, you know F = m into a, but replace this a with acceleration due to gravity, so this will also become the force acted by the earth, that is F = m into g. Now see, this is the force acting, this is the force of the earth, and this is also the force of the earth. Okay, so you can equate this, both the force, this, if you are taking this as the equation 1 and this is as the equation 2. Now equate this 1 and 2. Why you are going to equate? Because this is all the force acted by the earth and this is also the force acted by the earth. So you can equate this both the force. And why this is the force acted by the earth? Because this, we are replacing small a with acceleration due to gravity. This is the earth's acceleration. So this is also the force acted by the earth and this is also the force which is derived from the Newton's universal law of gravitation. Now you can equate this both force. अगर आपने ये दोनों भी force को equate करने के बाद क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखो, equating equation 1 and 2, equating 1 and 2, then what you will get? Capital G, capital M, small m upon r square is equal to small m into g. This mass of the object will get cancelled. Then you are getting the formula small g is equal to capital G, capital M upon r square. This is the formula for small g, that is acceleration due to gravity. See here. Okay. Now see further what you have to do here. Now I am saying that if the object is on the surface of the earth, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो जो स्मॉल r रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी कैपिटल R, बिकॉज
अगर दिस इज, ये समझो अर्थ है, मैं बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सरफेस पे है अर्थ के, मतलब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, यहाँ से मेजर करो तो कैपिटल आर रहेगा, इसलिए ये आर को आप रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल आर से। तो आपका जी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, और अभी ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है मास ऑफ द अर्थ, और ये क्या है आपका आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अगर आपके पास ये पूरी वैल्यूज है, आपको जी की भी वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड एम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 केजी। अगर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको एक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको ही आप बोलते हो 9 पॉइंट, राउंड ऑफ करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये वैल्यू होगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। ओके, मतलब आपको क्या करना है, पहले मतलब अगर इसका डेरिवेशन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो फोर्स अर्थ एक्ट करता है, जो फॉर्मूला अपन ने डिराइव किए थे, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ इज इक्वल टू एम जी, ये भी एक फोर्स है जो अर्थ ही एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों भी फोर्स को आप इक्वेट करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं बात कर रही हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को मैंने रखी हूँ सरफेस ऑफ द अर्थ पे, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो डिस्टेंस कितना होगा, आर होगा, क्योंकि अगर यहाँ से सेंटर से मेजर करो ये क्या हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर मैंने सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखी हूँ तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाता है, आर। सो मैंने ये स्मॉल आर को रिप्लेस की कैपिटल आर से, और ये पूरी वैल्यू जो आपके पास है उसको आपने इसमें पुट किया तो एक आप कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपका न्यूटन्स, ये है आपकी वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला समझो जी एम अपॉन आर स्क्वायर या फिर जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैल्यूज याद रखनी है, ये भी वैल्यूज याद रखो। अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो देखो डिराइव तो आप करोगे फर्स्ट ये वाला इक्वेशन, सेकंड ऐसे करके इक्वेट करके एक डेरिवेशन निकाल दो, लेकिन फिर आपको एक फर्दर एक क्वेश्चन है दैट इज द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट। अभी कैलकुलेट करते वक्त आपको ये सब वैल्यूज पता है, कैपिटल जी की भी पता है, कैपिटल आर और कैपिटल एम, ये यहाँ पे पुट करोगे तो वहां पे एग्जाम में सॉल्व करते मत बैठो, बिकॉज यू नो अर्थ का एक्सेलरेशन, अगर उन्होंने क्वेश्चन है कि कैलकुलेट the value of acceleration due to gravity of the earth and derive the equation for acceleration due to gravity of the earth and calculate the value of it, ऐसा आया है तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा इतनी ही रहेगी, उसको कैलकुलेट करते बैठने की जरूरत नहीं, इतना टाइम पास मत करना। ओके, अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ गया मून वगैरह तो वो लोग क्या करेंगे, एम चेंज करेंगे, मून का एम चेंज, ये वैल्यूज चेंजेस, ये वैल्यूज में कुछ चेंजेस रहेगी तो तब जाके आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मून पे अलग रहता है जी, हर एक प्लैनेट का अलग अलग जी होता है। अभी अर्थ का जी इतना रहेगा तो हर एक प्लैनेट का, जैसे आप जुपिटर की बात करोगे जुपिटर का जी अलग रहेगा, मून की बात करोगे मून का जी अलग रहेगा। तो जब प्लैनेट चेंज हो रहा है तब जाके आप कैलकुलेशन करना, लेकिन प्लैनेट चेंज नहीं, अर्थ का ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है तो आपका आंसर 9.8 ही आने वाला है। ओके, ये एक आपका डेरिवेशन हो गया। अभी देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है आपको, अभी आपको फॉर्मूला तो पता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, आप कहीं पे भी देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास है क्या, मतलब अभी जी स्मॉल जी की जब आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, स्मॉल जी की जैसे आपने वैल्यू कैलकुलेट की है स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप बोल सकते हो कि जी की वैल्यू इस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंड है और इस पे डिपेंड है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल एम कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, मतलब आप ये फॉर्मूले में स्मॉल एम प्रेजेंट है नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि
जो स्मॉल जी की वैल्यू है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए आप बोल सकते हो कि हर एक पॉइंट पे अर्थ पे आप की वैल्यू जी की वैल्यू कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। मतलब वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज पे और ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है स्मॉल जी की वैल्यू। सो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ जी नॉट डिपेंड्स ऑन डैश, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू को याद रखो। सो फॉर्मूला जीएम अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और यूनिट भी याद रखो, ऐसा यूनिट जो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही आपकी स्मॉल जी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अभी इसके बाद अपन देखते हैं चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ जी। मतलब वैल्यू ऑफ जी में कौन से पॉइंट्स पे और सरफेस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप सरफेस पे मूव हो रहे हैं या फिर थोड़े हाइट पे जा रहे हो तो कुछ वैल्यूज जी के वैल्यू में चेंज आ रहा है क्या। अगर आप डेप्थ में जा रहे हो तो वैल्यूज जी के वैल्यू में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या, अभी वो देखते हैं अपन। ओके, now we are going to see variation in value of g. okay, we know the formula of g. अभी अपन ने एक फॉर्मूला g का डिराइव किए स्मॉल g का, वो क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अभी ये जो आपको तीनों भी वेरिएशंस, तीनों भी टॉपिक्स जो देखना है पूरे ये फॉर्मूले पे डिपेंड है। ओके, इसलिए ये फॉर्मूला माइंड में रखो, इसके अकॉर्डिंग अपन हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी देखो, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज विथ हाइट एंड चेंज विथ डेप्थ। मतलब वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, अगर आप सरफेस पे हो तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। अगर आप सरफेस से कुछ हाइट पे जा रहे हो तो वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। अगर आप सरफेस पे हो और आप अर्थ के अंदर जा रहे हो तो भी वैल्यू ऑफ जी चेंज होती है। तो आपको देखना है वो कैसे चेंज होती है, क्योंकि हर आपने अभी बोले कि ऑब्जेक्ट पे तो वो डिपेंड नहीं कर रही है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है। अभी अपन ने देखे क्योंकि जी के फॉर्मूले में स्मॉल एम आ रहा है क्या, नहीं। मतलब हर एक मास पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए हो रहा है वो जी ही रहेगा। लेकिन ये जी किस पे डिपेंड है कि एम पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है कैपिटल जी कैपिटल एम और आर पे डिपेंड है। तो अगर आप जैसे बात कर रहे हो चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर आप अर्थ की बात लेते हो तो अर्थ क्या है, पूरा स्पेरिकल नहीं है, वो क्या है, थोड़ा इलिप्टिकल है। ओके, जैसे रोटेशन करता है, ड्यू टू इट्स रोटेशन की वजह से क्या होता है, अर्थ जो है वो बल्ज होता है एट द इक्वेटर और फ्लैट होता है पोल पे। मतलब अगर ये टॉपिक की बात की तो अब क्या बोल रहे हो कि वो पूरा का पूरा स्पेरिकल में रिवॉल्व नहीं होता है। उसका जब वो रोटेशन करता है तो वो क्या होता है, ऐसे शेप में होता है। इसलिए आप इसको बल्ज मतलब थोड़ा सा मोटा होता है इक्वेटर साइड में, ये वाले इक्वेटर साइड में, और थोड़ा फ्लैट एंड होता है पोल के साइड में। तो अभी ये आपका पॉइंट रहेगा। और अगर हर एक पॉइंट से आप डिस्टेंस देखो तो हर एक पॉइंट से क्या हो रहा है, आप देख रहे हो तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बराबर है। तो आप इक्वेटर साइड में क्या हो रहा है, ये साइड में इक्वेटर के साइड में क्या हो रहा है, वो बल्ज हो रहा है। कौन सी साइड है, ये इक्वेटर वाली साइड है। और ये पोल वाली साइड में क्या हो रहा है, अर्थ फ्लैटन हो रहा है। ओके, फ्लैटन मतलब चपटा हो रहा है, और इक्वेटर साइड में वो मोटा हो रहा है। तो ये साइड में आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ज़्यादा रहेगा। इक्वेटर साइड में जो आर की वैल्यू बोलोगे, आप डिस्टेंस की वैल्यू बोलोगे, वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द पोल। ओके, तो अभी जी का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर साइड में देखो, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इक्वेटर वाला साइड लेते हैं। इक्वेटर साइड में क्या हो रहा है, अर्थ क्या हो रहा है, बल्ज हो रहा है। अर्थ क्या हो रहा है, बल्ज हो रहा है। बल्जेस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्ज होने की वजह से आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अभी देखो ये स्मॉल जी है क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से आपको पता है इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करते हो तो क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ने वाली है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करोगे आप तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। तो वैसे ही जैसे आर बढ़ रहा है, इक्वेटर पे क्या हो रहा है, बल्ज होने की वजह से आर की वैल्यू बढ़ रही है,
जी क्या है, सिंस जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, जी विल गेट डिक्रीज। ओके, आर इंक्रीज हो रहा है तो जी डिक्रीज होने वाला है। मतलब इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या आने वाली है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम आने वाली है। और पोल की बात कर रहे हैं अभी अपन, सेकंड पॉइंट है पोल। पोल की बात करेंगे तो पोल पे क्या हो रहा है, वो फ्लैटन हो रहा है। फ्लैटन होने की वजह से क्या हो रहा है, आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आर डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता है जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को। आर डिक्रीज हो रहा है इसलिए जी इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप इक्वेटर की बात करोगे तो इक्वेटर पे जी कम रहेगा एज कंपेयर टू द पोल। याद रखना कौन से पॉइंट पे जी ज्यादा ज्यादा रहता है, इक्वेटर पे जी ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द पोल। सॉरी, इक्वेटर पे जी क्या रहता है, कम रहता है एज कंपेयर टू द पोल। जैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, अगर इक्वेटर पे समझो 9.79 ऐसा कुछ रहेगा तो यहाँ पे 9.81, बहुत कम फर्क, लेकिन कुछ तो भी पॉइंट में डिफरेंस दिखेगा आपको। जैसे आपका वेट कैलकुलेट करोगे, इक्वेटर पे कुछ और आएगा और पोल पे कुछ और आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू अलग अलग है। ये डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक है मास एंड वेट, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट, उसमें बताती हूँ मैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट आता है। तो ओके, समझ रहा है। इक्वेटर पे क्या हो रहा है, बल्ज होता है इसलिए डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ता है तो जी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, इसलिए क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, जी कम हो रहा है। पोल पे क्या होता है, फ्लैटन होता है, मतलब आर कम है, आर जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर को, आर कम हो रहा है इसलिए जी बढ़ रहा है। तो ये दो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, अगर आपको आया कि एक्सप्लेन change along the surface of the earth, how the value get change along the surface of the earth, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन आता है आपको, तो आप क्या करना, ये दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, इक्वेटर और पोल के पॉइंट को, जब along the surface of the earth का कुछ वेरिएशंस पूछा गया है। तो अभी चेंज विथ हाइट, अभी जैसे मैं चेंज विथ हाइट पे देखती हूँ तो देखो अभी ये आपका क्या है, अर्थ है समझो। ओके, जैसे यहाँ पे लेती हूँ, अगर ये आपका अर्थ है, जैसे क्या हो रहा है, ये आप सरफेस पे हो, बराबर है। जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, हाइट मतलब क्या हो, सरफेस से कुछ अब हो जाते हैं, सरफेस के अब हो जा रहे हो आप। जैसे अभी यहाँ ये सब जो सेंटर है इसकी बात करें तो ये आर रहेगा। जैसे जैसे आप हाइट पे जा रहे हो तो ये आर में कुछ हाइट ऐड हो रही है। मतलब जैसे अभी मैं आप यहाँ पे हूँ, सरफेस पे हूँ, यहाँ ये मेरा आर हो गया। ओके, सरफेस पे हूँ तो मेरा जो डिस्टेंस रहेगा वो आर रहेगा, लेकिन मैं इतने हाइट पे चली गई, समझो 10 किलोमीटर हाइट चली गई, सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट पे चली गई, तो मेरा जो डिस्टेंस, ओवरऑल डिस्टेंस कितना आएगा, आर प्लस 10 किलोमीटर, बराबर है। मतलब मैं इसको ले सकती हूँ, जो डिस्टेंस आने वाला है मेरा वो क्या रहेगा, आर प्लस एच। मतलब ऑब्वियस है वो ज्यादा रहेगा, आर से ज्यादा रहने वाला है। मतलब अभी आप चेंज विथ हाइट की बात करोगे, चेंज विथ हाइट की बात करोगे तो आपकी आर की वैल्यू और बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जा रहे हो एच बढ़ते जाएगा, एच बढ़ते जाएगा, वही एच आपके आर में ऐड हो रहा है, मतलब आर प्लस एच आ रहा है, कुछ तो भी आर में कुछ वैल्यू एडिशन आ रहा है, वो वैल्यू एडिशन की वजह से आर की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आपको पता है कि स्मॉल जी में क्या है, फॉर्मूले में स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, मतलब जी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर को, तो आर बढ़ रहा है, मतलब ऑब्वियस है यहाँ पे भी जी क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। मतलब जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जा रहे हो तो आपका जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कुछ पॉइंट तक ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ज्यादा वेरिएशंस तो नहीं रहेगा, लेकिन जैसे आप अबव हाइट जाते रहोगे, आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया है, वो चार्ट को देखना, अकॉर्डिंग टू द हाइट उन्होंने आपको जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है वो दिया है। तो वो ये है आपका कि अगर आप हाइट आपका आर बढ़ते जा रहा है, आप जैसे जैसे हाइट पे जाते जा रहे हो जी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब ये था आपका चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये था चेंज विथ हाइट। अभी देखते हैं चेंज विथ डेप्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज विथ डेप्थ। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में है व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक रीजन है जो इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर इसमें है।
चेंज विद डेप्थ में। बस इसका तो ये डायरेक्ट कंसेप्ट है, डायरेक्ट बताया, अगर r बढ़ रहा है तो g कम हो रहा है, r कम हो रहा है तो g बढ़ रहा है। बस ये दोनों कंसेप्ट इस पे डिपेंड है। बस यहाँ पे चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और चेंज विथ हाइट में बस r का कंसेप्ट आ रहा है, बस r को यूज करना है। r से आप बता सकते हो कि g बढ़ रहा है या फिर g कम हो रहा है। r बढ़ रहा है, g कम हो रहा है, बिकॉज इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जी r कम हो रहा है तो g बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है तो g कम हो रहा है, तो बिकॉज वो इनवर्स प्रोपोर्शन है इसलिए। अभी चेंज विद डेप्थ में कुछ अलग टॉपिक आता है। देखो चेंज विद डेप्थ का इसमें क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चंस याद रखना। चेंज विद डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रफ कर रही हूं मैं। चेंज विद डेप्थ में क्वेश्चन है व्हाई द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये याद रखो, ये क्वेश्चन इससे डिराइव होता है और वो यूरिजन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखते हैं चेंज विद डेप्थ, और इसमें भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, ओके क्योंकि वेरिएशंस इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी है, मतलब आपको जी का फॉर्मूला तो याद रहना ही चाहिए। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है, ये तो याद रखना ही है आपको। अभी क्या हो रहा है, समझो ये अर्थ है आपका, ओके और अभी डेप्थ बोलने के बाद आप अर्थ के अंदर जा रहे हो, हाइट बोल रहे तो आप ऊपर जा रहे थे, सरफेस पे बोले तो ये सरफेस के साइड में, और सरफेस में अपन ने बोला कि रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, इक्वेटर अर्थ स्फेरिकल नहीं है, वो क्या है थोड़ा सा इक्वेटर पे बल्ज होता है और पोल पे फ्लैटन होता है, इसलिए उसका शेप कैसे आ जाता है, इलेप्टिकल शेप आ जाता है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे टाइप से ले सकते हो इलेप्टिकल शेप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रिलेटेड टू डेप्थ है, तो आप सर्कल निकालो या फिर इलेप्टिकल निकालो, मेन कंसेप्ट तो आपका डेप्थ है। तो जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जा रहे हो तो आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ जी क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। देखो अभी कैसे होने वाला है, जैसे आप अर्थ के अंदर जाते जा रहे हो तो अर्थ ने क्या किया है, अर्थ का इतना पोर्शन अभी कंट्रीब्यूट होने वाला है, अर्थ का कितना पोर्शन, इतना पोर्शन अभी अर्थ के इतने, अगर आप इतना डेप्थ में जा रहे हो तो अर्थ का इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, आप इतने डेप्थ में जा रहे हो तो अर्थ का इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन द ऑल डायरेक्शन में, अर्थ का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे अभी मैं ये अर्थ ले रही हूँ, ये अर्थ ले रही हूँ और मैं ये पोजीशन पे हूँ, तो मैं जो अर्थ का मास कंसिडर करूंगी वो इतना ही रहेगा, ओके वो पूरा अर्थ का मास नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ कुछ पार्ट जैसे जैसे वो जा रहा है उतना ही पार्ट वो कंट्रीब्यूट कर होते जा रहा है, मतलब इतना पार्ट अभी आप लोगे नहीं, कैलकुलेशन में इतना पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट पे है, जो भी आदमी है अभी ये पॉइंट पे, तो इतना पार्ट वो पिक्चर में नहीं रहेगा, मतलब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। मतलब जैसे वो अंदर डेप्थ में जाते जा रहा है, आर क्या होने वाला है, जैसे अभी ये तो पूरा आर था, समझो ये आपका सेंटर है, ये पूरा आर रहेगा, बराबर है, ये पूरा आर है और ये डेप्थ में गया है, तो इतना अभी ये इतने डिस्टेंस पे, मतलब आर तो कम हो गया, आर माइनस डी पे। देखो और एक बार बताती हूँ मैं अच्छे से क्लियरली, यहाँ पे ये आपका अर्थ है, समझो, ओके ये अर्थ है और ये आपका सेंटर है, मतलब इतना डिस्टेंस आपका क्या हो गया है, आर, इतना डिस्टेंस है आर। अभी क्या बोल रही हूँ मैं, आप ये पोर्शन पे आ गए, मतलब अर्थ के अंदर ये हो गया, ये पूरा आर है, आप इतने पोर्शन पे आ गए, मतलब आप इतने डेप्थ पे हो, अभी इतने डेप्थ पे हो आप। तो अभी क्या होने वाला है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अभी जो अर्थ अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करने वाली है, इतना ही पार्ट कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि मास क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अर्थ का मास पूरे डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए अभी इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, मतलब इतना मास कंसिडर नहीं होगा, ओके अभी अपन जी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें इतना पोर्शन कंसिडर नहीं होगा, अभी इतना आएगा, मतलब आपका जो आर भी कितना बनने वाला है, ये पूरा आर है और ये डेप्थ है, मतलब इतना डिस्टेंस बाकी है, तो वो क्या होगा, आर माइनस डी होगा। अभी साथ में क्या हो रहा है, इतना मास तो कम हो गया, मतलब मास भी कम हो रहा है, अर्थ का मास भी कम हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, आर भी कम हो रहा है,
समझ रहा है। ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, जैसे अभी अभी कोई ये पॉइंट पे डेप्थ, ये डेप्थ पे था, अभी ये डेप्थ पे है, तो अभी क्या होने वाला है, इतना कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं है, मतलब इतना पार्ट कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज अभी भी बता रही हूँ कि मास ऑफ द अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल द डायरेक्शन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ऑल द डायरेक्शन में, पूरे डायरेक्शन में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसलिए इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं करेगा अभी, ठीक है। इतना पार्ट ये पॉइंट पे आया है तो इतना पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये पॉइंट पे आया तो इतना, और साथ में देखो आर भी कम होते जा रहा है, जैसे जैसे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है मतलब उतना मास आपको कंसिडर नहीं करना है। तो अब जैसे जैसे आपका मास कम होते जा रहा है, क्योंकि इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो इतना मास कंसिडर ही नहीं करना है आपको, जैसे जैसे मास कम होते जा रहा है वैल्यू ऑफ आर भी कम होते जाए, मास भी कम हो रहा है, वैल्यू ऑफ आर भी कम होते जाए, जैसे आप डेप्थ में जाते जा रहे हो मास भी कम हो रहा है, आर भी कम हो रहा है। अभी देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, बराबर है, अगर यहाँ पे पहुंच गए तो आर क्या होगा, आर माइनस आर, ये पोर्शन पे आर माइनस आर वो जीरो बन जाएगा, मतलब आर आप जैसे सेंटर पे पहुंच जाते हो, डेप्थ अंदर अंदर जा रहे हो, अभी समझो आप अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए हो तो आर आपका क्या बनेगा, एक पॉइंट पे जीरो, लेकिन मास क्या बनने वाला है, अभी कोई भी पोर्शन का कंट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, अभी मास भी साथ में क्या बनने वाला है, क्योंकि अभी इतना था तो इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, बराबर है, यहाँ पे था तो इतना पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, यहाँ पे रहेगा तो इतना पोर्शन भाई आप यहाँ पे हो तो इतना कोई भी पोर्शन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि मास कैसा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ऑल डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट पे आर जीरो बन रहा है तो वहां पे मास भी जीरो बन रहा है, मास भी जीरो बन रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर, सेंटर पे आप तो ऐसा बोलोगे अगर मैं सेंटर पे जाऊंगा तो आर तो जीरो बन जाएगा, मतलब जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन जीरो, जी एम अपॉन जीरो मतलब इंफिनिटी रहना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, इंफिनिटी नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे आपका आर जीरो बन रहा है तो मास भी जीरो बन रहा है, जैसे जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, जैसे आप सेंटर पे गए, सेंटर पे जाने के बाद आर जीरो बना वैसे ही मास जीरो बना, इसलिए आपका जी क्या रहता है, जीरो रहता है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ रहा है आपको, डेप्थ जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे बस आर की ही बात नहीं हो रही है, साथ में दोनों का भी आपको रिजल्ट, दोनों का भी रिजल्ट से, आर के भी रिजल्ट से और एम के भी रिजल्ट से, दोनों का भी कॉम्बिनेशन की वजह से आप का जी जीरो आ रहा है, कंबाइनिंग इफेक्ट हो रहा है आर का भी और एम का भी, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक दो जो टॉपिक देखे थे, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ और चेंज विथ हाइट में बस ओनली द इफेक्ट ऑफ आर था, बट यहाँ पे द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आर एंड एम गिव्स दैट जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जब आपको इक्वेशन आता है चेंज विद डेप्थ का रहो या फिर वाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, लेकिन वहां पे एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है, जैसे कि mass of the earth is equally distributed in all the direction, mass of the earth is equally distributed in all the direction, therefore as we are going to the depth, जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, दैट पोर्शन, द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज नॉट गेट कंट्रीब्यूटेड, वो कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, देयरफॉर द मास ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो गेट डिक्रीजेस, इसके वजह से मास भी डिक्रीज हो रहा है, एज वी आर गोइंग डाउन द डेप्थ, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो गेट डिक्रीजेस, दोनों भी मतलब मास भी डिक्रीज होते जा रहा है और रेडियस भी डिक्रीज होते जा रहा है, इसलिए सो द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ द मास एंड द रेडियस, उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट के वजह से मास एंड रेडियस एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज जीरो, इसलिए क्या होता है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी जीरो बनता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर दो, इस पे क्वेश्चन आते हैं, और याद रखना एट द सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी इंफिनिटी नहीं रहता है, क्योंकि बस आर का रोल नहीं है, साथ में मास का भी रोल है, ये टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज अच्छे से करो। अभी भी बता रही हूँ यहाँ पे दोनों भी इसका रोल होता है, रेडियस और मास का, बस आर का रोल नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों अब टॉपिक देखे थे अपन ने, हाइट वाला और अलोंग द सरफेस वाला, वहां पे बस रोल आर का था, यहाँ पे रोल ऑफ द मास एज वेल एज ऑफ द रेडियस दोनों का भी है, इसलिए ओके, ये टॉपिक अच्छे से समझ गया। अब इसके बाद का एक टॉपिक रहेगा, वो रहेगा मास, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड द वेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। ओके
सो अभी अपन वो भी देखते हैं. व्हाट गिव write the difference between the mass and weight, or differentiate between the mass and the weight. Okay, now the next topic is differentiate between mass and weight. देखो ये क्वेश्चन भी ना 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है. अगर 2 मार्क्स के लिए ऐसा डिफरेंशिएट आते हैं तो आपको मोस्टली 4 पॉइंट्स तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है. अगर 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं तो 6 पॉइंट्स लिख ले जाओ, बिकॉज 1 पॉइंट कैरीज हाफ मार्क्स. ओके, सो अभी यहाँ पे मोस्टली तो मास एंड वेट का क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बनता है. तो फर्स्ट इसमें आपको क्या लिखनी है, डेफिनेशन. दोनों की भी डेफिनेशन मेंशन करना. देखो अभी बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आपको मैं बताती वेट क्या होता है और मास क्या होता है. ओके, सो देखो दोनों का भी फर्स्ट पॉइंट रहेगा डेफिनेशन. अभी मास मतलब क्या होता है, मैटर. जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट रहने वाला मैटर, वो है आपका मास. तो आप इसमें लिख सकते हो मास इज द व्हाट, मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. मास इज द मैटर. एक क्या है, वो मैटर है जो क्या है ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है. मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट इट इज द मास. अभी वेट क्या है. अभी आप कभी बोलते हो कि आपका वेट कैलकुलेट किया है, आपका मास कैलकुलेट किया है. मैटर, तो मास मतलब क्या है, बस मैटर है जो ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है. अभी वेट मतलब क्या होने वाला है, एक फोर्स. वेट मतलब ही क्या है, फोर्स. इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो आपने न्यूटन सेकेंड लॉ में देखे थे ना, F = ma, और फिर आपने क्या किए थे, m a को क्या किए थे, g से रिप्लेस किए थे, जो क्या आता था m × g. तो ये m × g इज नथिंग बट द वेट. वेट मतलब क्या है, मास में क्या है, ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मल्टीप्लाई की गई है. मतलब मैटर जो प्रेजेंट है उसमें अगर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दोगे वो मास को, तो आपको वेट मिलता है. ठीक है, आपको समझ रहा है. मतलब वेट क्या है, एक फोर्स है बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टू इट. सो आप बोल सकते हो कि वेट इज द फोर्स. वेट इज व्हाट, इज द फोर्स with which earth attracts the object. फोर्स विथ विच वेट इज द फोर्स. याद रखना वेट का डेफिनेशन लिखते वक्त फोर्स आना चाहिए, क्योंकि वेट मतलब ही क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. याद रखना फोर्स का, वेट का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दैट इज अ स्मॉल g. मतलब जो फोर्स वेट का फॉर्मूला बनेगा F = m × g. आपका मास जो डिनोट करते हो आप कैपिटल M से. मास में क्या है, बस मैटर जो प्रेजेंट रहता है ऑब्जेक्ट में, दैट इज द मास. बट वेट इज व्हाट, फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट. कौन से, मतलब जो अर्थ आप अट्रैक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, कोई एक फोर्स होता है जिससे अर्थ क्या कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट दी वेट. तो दोनों भी इसमें स्टार्टिंग में आपने डेफिनेशन को मेंशन करना है. अभी देखो सेकंड, आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट है kg, यूनिट ऑफ मास. SI यूनिट ऑफ मास, SI यूनिट दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट. SI यूनिट ऑफ मास इज kg. वही आपकी वेट की देखोगे तो आपको पता है फोर्स का. अभी ये तो फोर्स का यूनिट तो आपको पता है क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जो आप किससे डिनोट करते हो, n से. सो आप यहाँ पे लिखना, सो SI यूनिट ऑफ, जो फोर्स का यूनिट रहेगा वही वेट का यूनिट रहेगा. फोर्स का यूनिट न्यूटन है इसलिए, बिकॉज वेट इज नथिंग बट द फोर्स. एक फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इसलिए क्या होगा, वेट का भी SI यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन. SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. ओके, जो आप डिनोट करते हो n से. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट. अभी थर्ड पॉइंट में आप ऐसा लिख सकते हो कि अभी देखो मास, यहाँ पे वेट एक फोर्स है. अभी अर्थ का फोर्स कहाँ पे डायरेक्ट होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वैसे ही वेट भी कहाँ पे डायरेक्ट होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. मतलब फोर्स है, वेट एक फोर्स होने की वजह से उसके पास डायरेक्शन है. आपको पता है मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही, मैग्नीट्यूड कुछ तो वैल्यू रहने ही वाली है. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी प्रेजेंट रहने की वजह से ये जो आपका वेट कौन सा क्वांटिटी बनता है, वेक्टर क्वांटिटी बनता है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है. लेकिन मास में डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, इसलिए इट इज अ
स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अभी ध्यान दो, मास और वेट। वेट एक फोर्स है, जो फॉर्मूला बनता है m इंटू जी। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, m इंटू जी। अभी पूरा का पूरा वेट, अभी यहाँ पे मैं वेट मतलब w से डिनोट करती हूँ, वेट ही मतलब क्या, m इंटू जी है। अभी ये g क्या हो रहा है आपका, अभी अपन ने देखे वेरिएशंस अलोंग द सरफेस, वेरिएशंस विथ हाइट, वेरिएशंस विथ डेप्थ, ये तीनों भी टॉपिक में देखे कि जी क्या हो रहा है। कुछ तो भी हाइट पे जा रहे हो तो जी चेंज होते जा रहा है, अगर जी आप डेप्थ में जा रहे हो तो जी चेंज हो रहा है, सरफेस में जैसे आप इक्वेटर साइड में जा रहे हो तो जी चेंज हो रहा है, पोल साइड में रह रहे हो तो जी चेंज हो रहा है। तो बार बार जी चेंज होने के वजह से, जी चेंज होने की वजह से प्लेस टू प्लेस जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि आर चेंज हो रहा है। जी चेंज हो रहा है क्योंकि आर चेंज हो रहा था। बार बार जी चेंज होने की वजह से डब्ल्यू भी क्या होगा, बार बार चेंज होने वाला है, वेट भी चेंज होने वाला है। जी चेंज होगा, डब्ल्यू भी चेंज होगा, ठीक है, वेट भी चेंज होगा, लेकिन आपका मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर। और या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, मास डजंट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, वो प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, लेकिन W क्या होगा, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। जैसे ही आप मूव होते जाओगे, इक्वेटर पे जाओगे तो कुछ अलग जी रहेगा, तो इसलिए वेट, क्योंकि वेट आप बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है। जैसे जी चेंज होते जाएगा आपका वेट तो चेंज होना ही है, क्योंकि वेट पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, जी पे डिपेंड है। मास में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हर जगह पे मास कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट क्या होने वाला है, प्लेस टू प्लेस चेंज होने वाला है। अब इसके बाद देखो, जैसे आप प्लैनेट की बात करोगे, जैसे प्लैनेट की बात करोगे तो हर एक प्लैनेट का जी भी कुछ डिफरेंट होता है। जैसे अभी अर्थ की बात करें तो अर्थ का क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अभी आप मून की बात करोगे तो मून का क्या है, 1/6 ऑफ द जी है, अर्थ के जी से 1/6 टाइम्स रहेगा। तो अभी क्या होगा, जो फोर्स से मैं अर्थ पे जंप करूंगी, जो फोर्स से मैं अर्थ पे जंप करूंगी, तो क्या होने वाला है, वही फोर्स से अगर मैं मून पे जंप करूंगी तो मेरी हाइट कुछ ज्यादा रहेगी। मैं समझो अर्थ पे जंप कर रही हूँ तो मैं ये हाइट पे पहुंच रही हूँ, एक न्यूटन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, मैं समझो 20 न्यूटन फोर्स से मैं जंप कर रही हूँ तो ये हाइट तक पहुंच रही हूँ। तो वही मैं, यही फोर्स 20 न्यूटन ऑफ फोर्स अगर मैं मून पे जाके, ये अर्थ की बात कर रही हूँ, अगर मैंने मून पे भी 20 न्यूटन फोर्स से ही जंप कर रही हूँ तो मेरी हाइट कुछ ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां पे जी कम है। जी कम होने की वजह से अट्रैक्शन कम है, इसलिए मैं ज्यादा हाइट पे जाऊंगी। तो क्या हो रहा है, जी प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो रहा है, जी प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो रहा है, इसलिए वेट भी आपका क्या होने वाला है, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस एंड प्लैनेट टू प्लैनेट भी बोल सकते हो आप, प्लैनेट टू प्लैनेट। लेकिन अगर मैं मास की बात कर रही हूँ तो मेरा मास अर्थ पे जितना रहेगा उतना ही मून पे रहेगा, उतना ही जुपिटर पे रहेगा। और वेट की बात करूंगी तो अर्थ पे मेरा वेट अलग आएगा, जुपिटर पे अलग आएगा, मून पे अलग आएगा, ऐसे प्लैनेट विनस पे अलग, मास पे अलग। जो प्लैनेट की बात करोगे तो वेट हर एक प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होगा, बिकॉज हर एक प्लैनेट का जी अलग रहेगा एंड वेट इज fully depend on the g, therefore as the g get changes weight also get changes। ओके, समझ रहा है आपको, जैसे g चेंज होगा वेट भी चेंज होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वेट पूरा g पे डिपेंड है, लेकिन मास में ऐसा नहीं होगा। मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड डजंट चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट, वो प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं होगा, चेंज प्लैनेट टू प्लैनेट। हर एक प्लैनेट पे आप जाके मेजर करोगे, आपका मास उतना ही रहेगा, लेकिन वेट चेंज होगा ड्यू टू जी, क्योंकि हर एक प्लैनेट पे जी चेंज हो रहा है। तो ये आपके पॉइंट्स रहना चाहिए। फर्स्ट इसमें डेफिनेशन लिखो, ऐसा यूनिट मास का केजी और वेट का क्या रहेगा, न्यूटन रहेगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। जैसे फोर्स का डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, वैसे इसका भी डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। मास क्या रहेगा, हर एक जगह पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्या होगा, वेट क्या होगा, चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। ओके, तो इतना ये टॉपिक में इतने पॉइंट्स आपको लिखना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये 4 पॉइंट उसमें मेंशन कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मास एंड वेट।
थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक्स आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।